जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हो गया सवेरा? उठ जाओ अब। दिख रहा हूँ यार, बच्चे उठ ही नहीं रहे हैं। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। उठ जाइए सब, जब सभी 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 जल्दी से उठ जाइए। उठो जागो हुआ सवेरा। सर सर्दी ज्यादा है इसलिए। क्या आवाज सभी को सही से आ रही है? एक बार कंफर्म कर दो सारे के सारे बच्चे एक साथ। Am I audible and visible properly? एक बार इकट्ठे एक साथ कंफर्म कर दीजिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। चलिए आरंभ करते हैं। सो यार, आपका मेंस बिल्कुल सिर पे है और अभी तक तो काफी सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं बता रहा हूं, जो मतलब मैं सच में बता रहा हूं, ऐसे सच में बच्चे एग्जिस्ट करते हैं जो मुझसे परसों पूछ रहे थे कि सर एसबीआई क्लर्क मेंस में सवाल कितने आएंगे। एसबीआई क्लर्क मेंस में सवाल कितने आएंगे? मैंने कहा सवाल नहीं आएंगे, अब तो बवाल ही आएंगे, क्योंकि जैसे तुम पूछ रहे हो ना, बड़ी जल्दी पूछ रहे हो तुम, सवाल कितने आएंगे। मतलब ना एक भी मॉक टेस्ट दिया, ना रिसर्च की, अभी पता नहीं कहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ऐसा है, जितना जल्दी जागे हो आप उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, और पढ़े हुए हो आप, बहुत अच्छे से सीख रहे हो। जागने का मतलब है अवेयरनेस। जितनी जल्दी आपको अवेयरनेस आ गई एग्जामिनेशन की, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। और आज हम हमेशा की तरह एक बहुत ही बढ़िया सेशन लेके आने वाले हैं। जैसे कि आप टाइटल भी देख रहे हैं, रियल एग्जाम लेवल प्रैक्टिस, रियल मेंस लेवल प्रैक्टिस। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कंटेंट। देखो, मेंस में एक हमेशा से एक कॉन्फिडेंस वाली चीज़ रही है मेरे स्टूडेंट्स की, कि जैसा आपको क्लासेस में पढ़ाया गया है वो काफ़ी फेमिलियर फील हुआ है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। जब वो बैठे हैं तो उनको लगा है कि यस, आई कैन कनेक्ट विद द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में समझना कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको वैसी फीलिंग आए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए कि भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत बनाए हुए हैं क्लास के अंदर। ठीक है, बस ऐसी ही कोशिश आज भी रहेगी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। मतलब आप अगर नोटिस करें तो इस साल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम हुआ है। इस साल रिकॉर्ड ब्रेक किस चीज का हुआ है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं। आईबीपीएस पीओ मेंस में जो काउंट है वो 2300 के पार चला गया है। आईबीपीएस पीओ मेंस जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है वो 2300 प्लस बच्चे हैं जिन्होंने मेंस पेपर क्वालिफाई किया है आईबीपीएस पीओ का। जिसको देख के घबरा रहे थे वो सब इन्हीं क्लासेस में पढ़े हैं, स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर, अनअकैडमी प्लस पर। तो अगर इतना बड़ा काउंट मेंस क्वालिफाई कर रहा है, वो भी टॉप 2 मेंस में से एक, एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस, तो आपको समझ जाना है कि कितनी मेहनत आपकी तरफ से की जा रही है और कितना बढ़िया कंटेंट यहां से जा रहा है।
ठीक है, तो आपको कंटेंट पे पूरा विश्वास रखना है, अच्छे से मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, और इसी जोरों शोरों के साथ, इसी दमखम के साथ, इसी एनर्जी के साथ जरा पहले सवाल की तरफ टूट पड़िए और मुझे आंसर कीजिए फटाफट से। क्या आंसर है, जल्दी से बताएंगे इस सवाल का जवाब। जल्दी जल्दी जल्दी, रुकना नहीं है भैया, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। पत्रकार पोपटलाल जी आ गए हैं क्लास में, कह रहे हैं सर अगर प्री क्लियर नहीं हुआ तो मुझे ये देखना चाहिए। देख लो भैया, या तो कुछ प्री का पढ़ लो या देख लो, खाली मत बैठना बस। अब एक स्मार्ट सा क्वेश्चन है, ये कहता है कि इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया। विशाल जी ने क्या किया, एक्स रुपीज को उठा के दो स्कीमों में डाल दिया, एक स्कीम ए है एक स्कीम बी है, ठीक है, दो स्कीमों में डाल दिया। स्कीम ए के अंदर R% सिंपल इंटरेस्ट आता है 4 सालों के लिए, स्कीम बी के अंदर R% कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 2 सालों के लिए, ठीक बात। उसके बाद कहता है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जो यहां पे, यहां से इंटरेस्ट रिसीव किया उस पर, वो स्कीम ए और स्कीम बी में जो वैल्यू आई इंटरेस्ट की, उसकी रेशियो 80-43 हम दे रहे हैं, उनका डिफरेंस भी दे रहे हैं 3330 रुपए। आगे बढ़ते हुए उसने बोला, एक सवाल पूछा कि डिफरेंस क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर सेम पैसा हम इन्वेस्ट कर दें 10% 3 सालों के लिए, ठीक है, तो वो तो 3.1% का डिफरेंस होगा, ठीक है, 33.1 3.1% 31, ऐसे तो देखा जाए ये आंसर आ गया, 31 का मल्टीपल, 31 का 12 गुना है, ठीक है। बट हम ये काम नहीं करेंगे अभी, बट देख लो स्मार्टली सॉल्व करेंगे। एग्जामिनर ना ऑप्शंस को बड़ा स्मार्टली सेट कर देता है, ठीक है, तो एक बार आप भी देखो स्मार्टली क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहली चीज मैं इसमें यहां वार करूंगा, मुझे दिख रहा है पहली स्कीम से और दूसरी स्कीम से जो इंटरेस्ट आया है, मान लो वो 80 और 43 है, ठीक है, ये 80A है 43A है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 37 है, 37 है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस की वैल्यू उसने 3330 दी है। क्या ये बात आप एग्री करते हो, ठीक है। 37 का 3 गुना 111 होता है, तो ये कितना होगा, 3 का 3 गुना यानी कि 9 गुना होगा ये, ठीक है, ये 9 गुना होगा, पीछे जीरो लग जाएगी, तो ए की वैल्यू आ गई 90, ए की वैल्यू 90 आ गई, तो यहां से 80 यूनिट्स की वैल्यू 80 इंटू 90 यानी कि 7200, और यहां पे भी जैसे ही आप 90 से गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा, चाहे 90 से गुना कर दीजिए, चाहे 7200 में 3330 जोड़ दीजिए, बात एक ही है, 10,530 आ जाएगा। चाहे मल्टीप्लाई कर दो, आपको सिंपली यहां से भी वैल्यू पता लग जाएगी, जैसे ही आप इसमें से घटाएंगे, सॉरी घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, 3330 इसमें से कम करना पड़ेगा। सो 43 का 9 टाइम्स क्या होता है, 360 प्लस 27, 360 प्लस 27 मतलब 387, ठीक है। तो इतना इंटरेस्ट दोनों जगहों पे आ रहा है, ये इंटरेस्ट आ रहा है पहली वाली स्कीम से, ये इंटरेस्ट आ रहा है दूसरे वाली स्कीम से। मैं ये कह सकता हूं कि एक तरीके से ये 4 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है, और ये क्या है, ये 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट है। 4 सालों का सिंपल इंटरेस्ट, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों ही जगहों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने सेम बोला है कि भैया दोनों जगहों पे आर सेम है, रेट सेम है। अगर दोनों जगहों पे रेट सेम है, एक बहुत ही बारीकी वाली चीज हम समझते हैं कि भैया अगर एसआई के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के अंदर 4 सालों की बात हो रही है, तो चारों सालों में सेम इंटरेस्ट आया होगा। टोटल अगर 7200 आया तो 7200 बाय 4 यानी कि हर साल 1800 रुपए, 1800 रुपए, 1800 रुपए और 1800 रुपए इंटरेस्ट आया होगा। और एक बात और हम समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 सालों का इंटरेस्ट इसने आपको दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 सालों का इंटरेस्ट है 3870। ये जो 3870 इसने दिया है, ये 2 सालों का इंटरेस्ट है। बट एक बात और हम बारीकी से समझते हैं कि भैया जो इंटरेस्ट आता है पहले साल और दूसरे साल सेम आता है सीआई और एसआई के अंदर, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट लगेगा नहीं, पहले साल सीआई एसआई का इंटरेस्ट सेम होता है। टोटल आपके पास जो वैल्यू है वो है 3870। 3870 में से जब आप 1800 घटाओगे तो आपको मिलेगा 2070। तो 2070 का इंटरेस्ट दूसरे साल आया होगा, ये बात भी हम समझ रहे हैं। अगर 2070 का इंटरेस्ट दूसरे साल में आया है तो ऑब्वियसली 2070 में से 1800 का इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पे आया होगा, बाकी 2070 में से 1800 घटाओगे तो 270 का इंटरेस्ट आया होगा, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, ठीक है। सो ये आ रहा है आपका प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट, ये भी प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट, और ये जो आ रहा है ये आ रहा है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो ये किस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आ रहा है, 270 का इंटरेस्ट 1800 पे, 270 1800 का 15% होता है। चाहे ऐसे देख के ही पता लग रहा है, नहीं तो कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट कर लो कि भैया ये 15% होता है, 2 जीरो कट गई, 15 बार कट गया, 15% आ गया, भाई आरओआई आ गई 15%, ठीक बात है। आरओआई क्या आ गई, 15%, 15%, बहुत बढ़िया।
ठीक है। सो 15% ROI आ रही है यहां पे, तो उस हिसाब से चीजें अब अलग हो गई हैं, बदल गई हैं, हमें R का मतलब पता लगने लगा है, सब चीजें पता लगने लगी हैं। ठीक है, अब आपके पास R की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप क्या प्रिंसिपल निकाल सकते हो कि X क्या था? निकाल सकते हो। पहले बताओ यहां तक की बात क्लियर है सबको? R की वैल्यू क्लियर है? हम फोन बार बार जेब में क्यों डाल देता हूं यार मैं? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आपको आर की वैल्यू क्लियर है। अब एक बात बताओ, एक साल में 15% इंटरेस्ट आता है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 4 सालों में? 60%। 60% सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। अगर 60% सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, एक साल में 15%, 4 साल में 60%, 60% की वैल्यू कितनी आई थी? टोटल इंटरेस्ट कितना आया था? 7200 आया था ना? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर ऐसा है तो 15% को चाहे 1800 से इक्वेट कर दो, तब भी वैल्यू पता लग जाएगी। 12000 प्रिंसिपल है, 60% को इक्वेट करोगे तो भी पता लग जाएगा। 1% की वैल्यू 120 और 100% की वैल्यू 100 गुना 120 यानी कि 12000 आ जाएगी। ठीक है, तो 12000 रुपए प्रिंसिपल है। 12000 रुपए प्रिंसिपल है, तो अब कह रहे हैं कि उसी प्रिंसिपल को तुम इन्वेस्ट करो। यहां से देखो इस क्वेश्चन को, यहां से यहां तक कहता है 12000 रुपए प्रिंसिपल है, SICI का डिफरेंस बताओ। अगर वही 12000 रुपए 10% के हिसाब से हम इन्वेस्ट कर दें। कुछ ही दिन पहले मेंस की क्लास आपको पढ़ाई थी, तो मैंने आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स बताए थे याद रखने के लिए, जो आपको मेंस में डायरेक्ट काम आएंगे। ठीक है, मेंस में इतना टाइम नहीं होता सॉल्व करने का। एक बताया था आपको मैंने कि अगर आप 10% का इंटरेस्ट 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट दोगे तो आपको 20% इंटरेस्ट आएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट दोगे तो 2 सालों में 21% आएगा। वैसे ही 20% का इंटरेस्ट अगर आप 2 सालों में दोगे तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 40% सिंपल इंटरेस्ट। और अगर आप 2 सालों के लिए कंपाउंड दोगे तो आपको मिलेगा 44% कंपाउंड इंटरेस्ट। यही अगर आप 5% का इंटरेस्ट 2 सालों के लिए सिंपल दोगे तो आपको मिलेगा 10% इंटरेस्ट, और 2 सालों के लिए जब वो कंपाउंड दोगे आप तो आपको मिलेगा 10.25% इंटरेस्ट। ये सिंपल है, ये कंपाउंड है। ठीक है, अपना इसमें 20% का, इसमें सॉरी एक और ये अपना ये 2-2 सालों वाला आ गया। इसी में ना एक 3 साल की चीज भी आपको याद रखने के लिए मैंने कही थी। क्या कही थी? अगर आप इसी, ये तो 2 सालों का हो गया, अगर आपको 3 सालों के लिए याद करना हो, 3 सालों के लिए कितना इंटरेस्ट आएगा कंपाउंड, तो ये आता है 33.1%। वैसे ही एक बात और भी कही थी मैंने आपको याद रखने के लिए, कि जब आप 20% को 2 साल कंपाउंड पे रखते हो तो 44% आता है, और जब आप 20% को 3 साल कंपाउंड पे रखते हो तो यहां पे 72.8% इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आपको याद रखने के लिए कही थी। अब ऊपर वाले काम की जरूरत है, यहां पे ऊपर वाली बात की जरूरत है। भाई अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% के हिसाब से 10% के रेट पे 3 साल सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा रखोगे तो 3 इंटू 10 यानी कि 30% इंटरेस्ट आ जाएगा। पर वहीं अगर आप 10% के हिसाब से 3 साल कंपाउंड में रखोगे इन्वेस्टेड तो 33.1% इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, कंपाउंड में। तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया 3.1% का। 3.1% का डिफरेंस आ गया। तो हमने इस 12000 का 3.1% ही निकालना है। 3.1% ऑफ 12000। ठीक है, तो इसको खत्म कर दो। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, डेसिमल से एक और जीरो खत्म। 12 गुना 31 करना है, 31 का 10 गुना, 31 का 2 गुना। सो ये आ गया 372 एज योर आंसर। ठीक है, शुरू में एक हिंट दे दिया था मैंने इसका आपको। तो प्यारा सवाल है, अच्छे सवाल है, कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। समझाने में समय लग गया बट उड़ाने में ना लगता। उड़ाने में कैसे ना लगता? दिख रहा है कि 80-43 का डिफरेंस कितना होता है? 37। 37 की वैल्यू 3330, तो 1 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट निकल रही है 900। उस हिसाब से यहाँ पे 90, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट निकल रही है 90, तो 80 यूनिट की 80 गुना 90, 43 यूनिट की 43 गुना 90। इसके 4 हिस्से करोगे हर साल 1800 1800 1800। ये 1800 से कितना ज्यादा? 2070 ज्यादा। तो 1800 2070, 2070 में से 1800 निकाला, 1800 प्लस 270, 1800 का 15% होता है 270। 15% के हिसाब से 60%, 60% का इंटरेस्ट 7200, तो 12000 प्रिंसिपल आ गया। 12000 का 3.1%, आंसर 372 आ गया। मजा आ रहा है? अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में आने वाले हैं आपके। अब ये देखो, डेटा सफिशिएंसी का एक सवाल है, जरा पकड़ो इसको। क्या कह रहा है ये? 3 लोगों के बिजनेस की बात कर रहा है ये। देखो यार कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वेरिएबल भरा सवाल, ध्यान से करना।
चलो जी देखो, कहते तीन लोग हैं पी क्यू आर, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और पैसा डाला एक्स रुपीज, वाई रुपीज और 18,000 रुपए। बताया नहीं उसने पी और क्यू ने क्या डाला, नहीं बताया, रिवील ही नहीं किया। ठीक है, बढ़िया। तो एक्स और वाई की रेशियो बतानी है आपने। तो भैया स्टेटमेंट वन क्या कहती है? स्टेटमेंट वन कहती है कि एक्स और वाई ने विड्रॉ कर लिए 4,000 रुपए, 3,000 रुपए 4 महीनों के बाद स्टार्टिंग द बिजनेस एंड आर इन्वेस्टेड अनदर 2,000 रुपीज। तो भैया ऐसा जैसे 4 महीने बीते ना, तो सबने कुछ कुछ पैसा डाला निकाला, 4,000, 3,000, 2,000। और बाद में कहता है कि रेशियो ऑफ द टोटल प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ आर आफ्टर 1 ईयर इज दिस। नहीं निकलेगा इससे। क्यों? क्योंकि आर का जो प्रॉफिट शेयर होगा उसके ऊपर आएगी इंटीग्रल वैल्यू, तो ऊपर एक इंटीजर आएगा, नीचे आएगी एक्स और वाई दोनों, और रेशियो से क्या आएगा? एक्स वाई में इक्वेशन आएगी, आपको एक्स वाई की रेशियो नहीं मिलेगी। तो ये तो नहीं हो सकता। फिर कहते हैं पीज शेयर इज 2720 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 9760 फ्रॉम द बिजनेस आफ्टर 1 ईयर। अब यहां से आपको पी में एक इक्वेशन मिल जाएगी, भाई पी का पता लग जाएगा कि पी को कितना शेयर मिलता है। ठीक है, एक तरह से दूसरी इक्वेशन आपको मिल रही है यहां से। तो दो वेरिएबल, दो इक्वेशन तो चाहिए एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए, तो दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोथ आर रिक्वायर्ड, द आंसर इज बोथ आर रिक्वायर्ड, बोथ आर सफिशिएंट। ठीक है, कितने बच्चों ने देखते ही निपटा दिया था इसको? कितने बच्चों ने देखते ही निपटा दिया था, बताओ। सर सॉल्व करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब यहां पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन, अगर आपने रेगुलरली मेरी मेंस की क्लासेस अटेंड की हैं तो आपको मैंने ये चीज बार बार समझाई है। ठीक है, मेंस में आपका एक अलग ही नजरिया होना चाहिए, मेंस में एक अलग ही एटीट्यूड होना चाहिए आपका। ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चन को उठाना होता है। ठीक है, आपको कई बार मैंने ये चीज समझाई है कि आप टॉपिक की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ले। जैसे इसमें टॉपिक कौन सा इस्तेमाल किया गया है? इसके अंदर जो आपके सामने टॉपिक इस्तेमाल किया गया है वो पार्टनरशिप का टॉपिक इस्तेमाल किया गया है। तो पार्टनरशिप की प्रैक्टिस आप इतनी अच्छी कर लें कि आपको सवाल देखते ही ये चीज समझ आ जाए कि एक से होगा, दोनों से होगा, पहले से होगा, दूसरे से होगा, दोनों से होगा, दोनों से नहीं होगा। ये चीज की समझ आ जाए आपको। समझाया कि नहीं समझाया आपको मैंने? कितने बच्चे यहां पे रेगुलरली मेरी मेंस की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं? यस और नो? कितने बच्चे रेगुलरली यहां पर प्लस की क्लास मेंस की अटेंड करते हैं? क्या मैंने ये बात समझाई है आपको कि इंडिविजुअल टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है? आप यहां पे अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो आपने 3 क्वेश्चन का टाइम एक ही क्वेश्चन में दे दिया, कोई और आपसे आगे निकल जाएगा जिसको ये चीज पता है, और मेरे स्टूडेंट्स को पता है ये चीज। तो यहां पे इस बात को समझ के चलना है आपको कि पहले वाले से अगर मैं पहले वाले में पी और क्यू की इन्वेस्टमेंट को एक्स और वाई और 18,000 लेके चलूंगा तो मेरे पास जो प्रॉफिट की रेशियो आएगी तीनों की इन विड्रॉल्स का इस्तेमाल करते हुए वो एक्स वाई और एग्जैक्ट वैल्यू, एक्स वाई और इंटीग्रल वैल्यू ऐसी आएगी। अब मान लो इसमें आर की रेशियो आपको दी हुई है, आर न्यूमरेटर में रखोगे, आर न्यूमरेटर में रखोगे, टोटल प्रॉफिट डिनोमिनेटर में रखोगे तो एक्स वाई में एक इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, यू कांट सॉल्व। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि पूछा यहां पे क्या है, एक्स और वाई की रेशियो पूछी है, वहीं दूसरी तरफ इधर पी का शेयर आपको दे दिया 2720 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, मतलब एक तरह से एक दूसरी इक्वेशन आ गई एक्स वाई में, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, यू नीड बोथ द इक्वेशंस। सो दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको? आ रहा है? डांट खा लिया आज सुबह सुबह? मत खाया करो। सेशन को लाइक कर दो सारे बच्चे एक साथ, और अगले सवाल की तरफ मूव करते हुए रोमांच से भरा हुआ आपका अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। अब थोड़ा सा टाइम एंड वर्क, 3-4 बार बहुत, आई थिंक हमने रिसेंटली दिनों में ऐसे 3-4 बार क्वेश्चन कर लिए हैं। एक बार और एक बढ़िया तरीके से एक बार इस सवाल को निपटा के दिखा दो फटाफट से। दोनों क्वांटिटी से कंपैरिजन, बिल्कुल रियल एग्जाम लेवल सवाल है। सर आगे वो फंसाएगा तब हम आगे निकलेंगे बच्चे, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ना। अब ये चीज भी आपको प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगी कि इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि नहीं बन सकती। ये भी कॉन्सेप्ट है एक तरीके का।
अब जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर अगर मान लो उसने डेटा सफिशिएंसी में फंसा दिया तो, अच्छा एक बात बताओ, आपको दिखाई देता है कई बार मैं क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए कर देता हूं और कई बार सॉल्व करता हूं, क्योंकि दिमाग में ना वो स्कोप ऑफ कंफ्यूजन रह जाता है कि यार क्वेश्चन में ऐसा भी तो हो सकता है, तभी हम फिर सॉल्व भी करते हैं। कई बार बिना सॉल्व किए भी निकल जाता है क्वेश्चन। तो इसी को कहते हैं कि उस टॉपिक की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखना। अब P किसी काम को 3x डेज में करता है, P किसी काम को 3x डेज में करता है, तो मैं कह सकता हूं कि भैया एक दिन में वो काम कितना करेगा 1/3x। Q और R किसी काम के 70% को यानी कि 7/10 को x माइनस 8 डेज में करते हैं। तो पूरा काम करने में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इतना समय लगाएंगे, पूरा काम करने में इतना समय लगाएंगे, और एक दिन में कितना काम करेंगे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/10x माइनस 80। इतना काम कर लेंगे एक दिन में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मजे में। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है। सो इसने एक दिन में इतना काम किया, इसने एक दिन में इतना काम किया, P ने इतना किया, Q और R ने इतना कर लिया एक दिन में। और जब तीनों लोग एक साथ काम करते हैं तो काम को 13 1/3 डेज में, ये क्या होता है 39 + 1 40/3 डेज में काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो 40/3 डेज में काम खत्म कर लेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 3/40। ठीक है, तो क्या ये सारी चीज यहां तक पहुंचे आप? पहले तो बताओ, यहां तक पहुंच गए थे? सर आपका नंबर चाहिए, लिखो, ये लो लिख लो 9, लो ले लो, लो नंबर ले लो। पहले मांगते यार, तुमको मैं दे देता, तुम मांगते नहीं हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपने। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपने। 3x आ गया कॉमन, 3x इसका मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10x माइनस 80 प्लस 21x इज इक्वल टू 3/40। ऊपर क्या बन रहा है देखो, 31x माइनस 80, नीचे बन रहा है 30x² माइनस 240, ये 3/40 के बराबर है। ठीक है, 0 0 0 कट गया। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 31 का 4 गुना 124, थोड़ा सा इसको बारीक कर देते हैं, 124 x माइनस 320 इज इक्वल टू 3 का 3 टाइम्स 9x² माइनस 24 का 3 गुना 72। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो चीजें थोड़ी और आसान हो जाएंगी। सो यहां पे 9x² माइनस, अब ये क्या है आपके सामने 124x है, और इसके अलावा ये इसके साथ भी x जाना चाहिए था, 30x² 3x आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे 72x हो जाएगा। ठीक है, x आना चाहिए आइडियली यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, साधारण बनाने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा कि 9x² 124 एंड 72 ये इस तरफ आके जुड़ जाएगा, इसके अंदर इस तरफ आके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 196, तो 9x² माइनस 196x। ठीक है, और इसके साथ ही ये माइनस का 320 उस तरफ जाके जुड़ जाएगा, प्लस का 320 बना देगा। ठीक है, 20 18 क्या आ रहा है इसका, 16 गुना 20 लिख दूं, इसको हम 9 लिख सकते हैं। लो 180 और 16, 196 बन गया, माइनस 180 माइनस 16 बन जाएगा। साइन रिवर्स करोगे प्लस 180 प्लस 16 आ जाएगा, और उसके बाद इस न्यूमरेटर से 9 से डिवाइड करोगे इसको तो क्या मिलेगा, ये फ्रैक्शनल आ रहा है, आप ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, इसने लास्ट में बोला x इज अ होल नंबर, फ्रैक्शनल नहीं ले सकते, फ्रैक्शनल अलाउ, यहाँ पे एलिमिनेट। 180/9 आएगा 20, मतलब x की वैल्यू आ गई 20। x की वैल्यू क्या आ गई बाबा, बोलो 20। x की वैल्यू 20 आ गई, तो आपको पता है कि p जो काम करता है वो 3x डेज में करता है, मतलब 20 × 3 यानी कि 60 डेज में करता है। और PQ और साथ में QR जो काम करते हैं वो कितने समय में करते हैं, Q और R 70% काम करते हैं कितने दिनों में, 20 - 8 डेज में करते हैं, 20 - 8 डेज यानी कि 12 आएगी वैल्यू। और अगर 12 आ गई वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 120/7
70% के हिसाब से करोगे ना तो 120/7 आ जाएगी वैल्यू। तो इतने दिनों में काम खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके अलावा और भी कुछ दिया हुआ है, क्यू और आर की एफिशिएंसी के बीच का रिलेशन दिया हुआ है ताकि आगे के सवाल भी बना सके हम। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम आ जाएगा 120, 120/60 करोगे तो 2, 120 को 120/7 से करोगे तो 7। उसके बाद कहता है कि भैया क्यू आर की एफिशिएंसी 1/3 ज्यादा है क्यू की एफिशिएंसी से, आर की एफिशिएंसी 1/3 ज्यादा है क्यू की एफिशिएंसी से। 3:4 की रेशियो है, 7 को 3:4 में ब्रेक करोगे तो 3:4 ही आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, और आपको पता है पी करता है 2 यूनिट काम, तो जो निकालना निकाल लो, 234 आ गई वैल्यू। निकालना क्या, सबसे पहला पी और क्यू इकट्ठे कितने दिन में काम खत्म करेंगे। पी और क्यू करते हैं 5 यूनिट काम, 120/5, क्वांटिटी 1 आ गया 24। Q2 क्या कहता है, Q2 क्या कहता है कि आर अकेला 83.33% काम कितने दिनों में करेगा। भाई 83.33% काम मतलब 120 का 5/6, और आर ने अकेले करना है 4 6 24, 24 5 25, 25 आ गया Q2। सो क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। सो लेस 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 लेस, डी ऑप्शन। आनंद की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, जानना चाहूंगा मैं। क्या बोल रहे हो, 240x होगा कहां पे, कहां की बात कर रहे हो आप लोग, और मैंने सॉल्व कहां किया था। हाँ अच्छा ये वाला कह रहे हो क्या, अच्छा ठीक है कर दिया था, तो पुराने कमेंट चल रहे हैं अभी तक। तुमको लेट मिलता है क्या ये तो मैंने तभी ठीक कर दिया था, तुमको बहुत लेट मिलता है मुझसे, मैं बता देता हूं यहां से। मैं यहां पे सुबह सुबह 9 बजे क्लास ले लेता हूं, तुम्हारे पास 10 बजे पहुंच रही है, ये तो बात करनी पड़ेगी यूट्यूब से, ऐसे कैसे चलेगा। बहुत लेट हो रहा है, तुम कहीं दूर तो नहीं रहते, कहां पे, अंटार्कटिका। मैंने तो ये कब का ठीक कर दिया था, तुम्हारा कमेंट आ रहा है अब। यार ये तो गड़बड़ चल रही है यार, कभी मैं तुमसे मीटअप करूंगा तुम कहोगे सर आप तो रोज सुबह 11 बजे क्लास लेते हो, 10 बजे क्लास शुरू करते हो 11 बजे खत्म करते हो, ऐसा तो नहीं है। मैं यहां तो 8:30 से लग जाता हूं, तुम्हारे पास लेट पहुंच रही है ना। तुमने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया ना, कर दो चलो फटाफट अगले सवाल की तरफ मूव करते हुए। अगला सवाल पाइप्स ही पाइप्स, चलो निपटाओ। सर आप 9 बजे क्लास क्यों नहीं लेते हो, इसका भी एक कारण है, मैं बताऊंगा। तुम अपनी अजम्पशन बता दो फिर मैं बताऊंगा कारण। चलो जी चलो जी, समझो 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 समझो। सर थोड़ा हटके लेते हैं सर, क्लास ऐसे है सर वैसे है। अरे बच्चे पता क्या, मैं बताता हूँ मुद्दा क्या है। बहुत है ठंड का मौसम, ठंड बहुत ज़्यादा है। मुझे ठंड में आने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं कल भी आया था, परसों भी आया था अगर तुमको ध्यान हो तो। बट क्या होता है, मैं मेरे घर पे ऑफिस नहीं है, मुझे ना बाहर आना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा मेरे घर से लगा हुआ कि अराउंड 1 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। ठीक है, तो पर ये ऑफिस आके किसी और को खोलना पड़ता है। अब वो जो पर्सन जो भैया हैं खोलते हैं ऑफिस आके, मैं नहीं चाहता हूँ वो सुबह सुबह, उनको थोड़ा सा दूर से आना होता है, तो मैं नहीं चाहता वो सुबह सुबह वहाँ से 7 बजे निकले 9 बजे पहुँचने के लिए, तो दूर से आते हैं वो थोड़ा सा। ठीक है, तो वो सुबह आएंगे आराम, बहुत जल्दी निकलना पड़ता है। तो मेरे को ये होता है मैं 10 बजे क्लास लूंगा ना तो अपने यहाँ से 8 बजे निकल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसके ऊपर दिक्कत भी आती है थोड़ी उनको कि भाई खाना वाना लेके आना होता है, उन्हें लंच लेके आना होता है, तो वो सब चीज़ें ना थोड़ी कम मैनेज हो पाती हैं। ठीक है, और समझ रहे हो तुम, तो फिर इस वजह से ना सबके हिसाब से चलना है यार हमको। और आई थिंक 10 बजे ठीक है क्लास, कोई दिक्कत नहीं होती। Tank is fitted with an inlet pipe A and outlet pipe B. A can fill it in 50 minutes and the efficiency of B is 28.56% less than that of A. 28.57% मतलब 2/7, 7 में से 2 कम यानी कि 5। अगर टाइम की रेशियो है, यहां पे एफिशिएंसी की रेशियो 7:5 है, बी की एफिशिएंसी यहां पे नीचे लिख देता हूं थोड़ा,
क्या कहता है वो, बी की एफिशिएंसी लेस है इससे, तो ये रेशियो है। ये अगर एफिशिएंसी की रेशियो है तो ये टाइम की रेशियो हो गई, बढ़िया। तो भैया हमें दिखाई दे रहा है कि ए का जो टाइम है वो 50 मिनट है, तो बी का 70 मिनट हो गया, इसका 50 मिनट टाइम है तो इसका 70 मिनट टाइम हो गया, बढ़िया। तो 50 और 70 मिनट, ठीक है। अगले पेज पे कर लेते हैं, जगह बहुत कम है यार। सो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ठीक है। एक तरफ 50 मिनट लग रहे हैं, एक तरफ 70 मिनट लग रहे हैं, फोकस यही है ना, ठीक है। एक इनलेट है, एक आउटलेट है, एक इनलेट पाइप है और बी एक आउटलेट पाइप है, ठीक है। ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ये पानी डालता है कि निकालता है, ठीक है। ये खत्म। कह रहे दोनों पाइप एक साथ मिल जाएं तो टंकी भरनी है, वो भी 3 सेम कैपेसिटी की, तो कितना टाइम लग जाएगा। लो ये क्या बात, तो इन दोनों का एलसीएम 350 आएगा, ये डिवाइड किया तो 7, ये डिवाइड किया तो 5, ठीक है। ये देखो तो ये पानी डाल रहा है, ये निकाल रहा है, तो ओवरऑल पानी 2 यूनिट पहुंच रहा है। हमने भरनी है टंकी 350 यूनिट की और 2 यूनिट पानी भरते हैं, ये तो एक टंकी भरने में टाइम लगा। अगर आप ऐसी ऐसी 3 टंकी भरोगे, ऐसी ऐसी 3 टंकी भरोगे तो कितना समय लग जाएगा, यहां से सॉल्व कर लो, खत्म, ठीक है। सो यहाँ पे 350 का 3 गुना कितना होता है बताओ जरा, 350 का 3 गुना होता है 1050, उसका आधा करोगे तो 525 मिनट लग जाएंगे, 525 मिनट। पहली क्वांटिटी किस किस की आ गई थी ये बताओ, पहली क्वांटिटी किस किस की आ गई थी। अरे शाबाश, तुम तो तेज हो गए धीरे धीरे। अब मैं कह रहा हूं इधर आगे बढ़ते हुए देखोगे एक टैंक के साथ 2 इनलेट पाइप जुड़े हुए हैं, एबी और एक आउटलेट पाइप जुड़ा हुआ है। एबी टुगेदर कैन फिल इन 11 1/9 आवर्स, पाइप बी एंड सी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 66 2/3 आवर्स, ए एंड सी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 40 आवर्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑल 3 पाइप्स टू फिल 65% ऑफ द टैंक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और कंपैरिजन ना हमेशा सेम यूनिट से किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। ऊपर अगर आप देखोगे तो मिनटों में है ना, तो उसको आवर्स में चेंज कर लो। लगभग कितने घंटे बन जाएंगे, 60 से डिवाइड करोगे जब आप इसको, 6 से काटा आपने इसको, 6 का 8 गुना 48 आएगा, 48 आने के बाद कितना आ जा रहा है यहाँ पे 45, 6 का 7 गुना 42 आएगा, ठीक है। तो लगभग 8.7 आवर्स आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो उसको नोट डाउन कर लेना, ये आवर्स में ही लिखना क्योंकि नीचे वाली वैल्यू आवर्स से कंपेयर कर रहे हो तुम, ठीक है। क्योंकि नीचे आवर्स है तो ऊपर भी आवर्स, या नीचे मिनट तो ऊपर भी मिनट, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कहता है कि ए और बी इकट्ठा भर देगा 11 1/9 आवर्स में। 11 1/9 आवर्स मतलब 100/9 आवर्स। उसके बाद यहां पे बी और सी इकट्ठा भरेगा तो भरेगा 66 2/3 आवर्स, तो ये 18 198 200/3, तो बी और सी भरेगा तो 200/3, ओके। और बस यही था। और फिर कहता है एसी भरेगा तो 40 घंटे, ओहो हो। तो 40 200 और 100 का एलसीएम 200 आ जाएगा। 200 को 100/9 से डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगी वैल्यू, 200 को 200/3 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगी वैल्यू। चालीस से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगी वैल्यू। तो ये चल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो अब क्या दिक्कत आई, अब वो कहता है कि तीनों पाइप एक साथ भरेंगे तो 65% टैंक कितनी देर में भर देंगे। तीनों पाइप एक साथ चला दिए आपने, तीनों पाइप एक साथ चलाए तो इधर 2A + 2B + 2C, इधर देखोगे तो 8 26, ठीक है। तो यहां से काटा आपने इसको तो ये आ गई वैल्यू 13 रे। तो एक आउटलेट पाइप भी लगे हुए हैं क्या इसके अंदर, हाँ आउटलेट पाइप है सही, ठीक है। तो यहां पे 13 आ गया, ठीक है, यहां पे 13 यूनिट आ गया, ठीक है। एबीसी मिलकर अगर पानी भरते हैं और कुल मिला के 13 यूनिट पानी भरते हैं, जिसमें से ए और बी इनलेट पाइप है वो 18 यूनिट पानी भर रहे हैं, तो पक्की बात है सी एक आउटलेट पाइप होगा और वो कितना पानी निकाल रहा होगा, वो यहां पे 18 - 13 यानी कि 5 यूनिट पानी निकाल रहा होगा। अब सी अगर 5 यूनिट पानी निकालता है तो बी 8 यूनिट पानी डालता होगा, तभी 8 - 5 जो होगा वो यहां पे हो जाता होगा 3, ठीक है। और सी अगर यहां पे देखोगे 5 यूनिट पानी निकालता है तो ए 10 यूनिट पानी डालता होगा, ठीक है, तभी ये 10 - 5 यानी कि हो जाता है 8। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑल 3 पाइप्स चला दोगे तो 65% टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो ठीक है, वैसे तो ये सब निकालने की जरूरत नहीं थी,
ये प्लस माइनस और ये सब निकालने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए निकाला है, क्योंकि वो सवाल क्या पता कुछ और भी घुमा देता। वो ऐसे कह देता सी किसी तीसरे पाइप के साथ मिलके, सी किसी चौथे पाइप के साथ मिलके टैंक भर रहा है, तो पता होना चाहिए कि इसको चेक कैसे करते हैं, कि कैसे माइनस प्लस चेक हो रहा है। तो मैंने बता दिया करने को, तो इसको सीधा 13 से करना था कि 200 यूनिट का 65% भरना है, यानी कि 130 यूनिट पानी भरना है, और ये लोग 13 यूनिट पानी भरते हैं, तो 10 घंटे लग जाएंगे। ये तो सीधा आ रहा है। बट अब कई बच्चों ने क्या किया होगा, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 कर दी होगी, जो कि गलत है। ऊपर तो मिनट है, नीचे आवर्स है, कंपेयर कैसे कर सकते हो? तो ऊपर आवर्स में कन्वर्ट किया, लगभग इतना आ रहा है, नीचे आवर्स में 10 घंटे आ रहा है, तो 1 इज लेस देन 2 आएगा, 1 इज लेस देन 2। शाबाश, ये एनर्जी चाहिए मुझे हर एक बच्चे से, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, एक मस्त वाला सवाल कराऊं? तुम कहोगे तो कराऊंगा। एक जो इक्वेशन होती है, सुनना मेरे बात ध्यान से, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये एक इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? क्यों क्वाड्रेटिक बोलते हैं? क्वाड मींस पावर 2, ठीक है, तो क्वाड मींस पावर 2। तो उस हिसाब से अगर आप इसके अंदर नोटिस करोगे तो यहां पे आपके साथ दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, एक सम ऑफ रूट्स होता है। बचपन में पढ़ा हुआ था, बहुत आराम से याद होगा, बचपन में पढ़ा था। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो होता है सी बाय ए, इस सी को ए से डिवाइड करना होता है, और सम ऑफ रूट्स होता है माइनस का, माइनस लगा दो बी बाय ए, ठीक है, बी को ए से डिवाइड कर दो, माइनस लगा दो। बचपन में पढ़ी होंगी ये चीजें, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अगर हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको मैं दूं कि भैया आपके सामने ए और बी का बताया गया कि ए और बी रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो आपको वैल्यू ऑफ एम बतानी है, यहां पे जरा निकाल के बताना। तो यहां पे डायरेक्टली देखो, ये तो m तो हमें नहीं पता, चलो हम मानते हैं m की वैल्यू नहीं पता हमें, बट हमें ये तो पता है कि b की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूंगा, यहां पे सम ऑफ रूट्स का मतलब है अगर दोनों रूट्स a हैं और b है, तो सम ऑफ रूट्स मतलब a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई? माइनस बी बाय ए, माइनस बी क्या है? -17 बाय ए क्या है? 1। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई बच्चे 17, और a माइनस बी की वैल्यू आ गई बच्चे 7। सो अगर यहां पे a और b की वैल्यू आप निकालोगे तो बड़े आराम से ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 12 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो, 5 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा इधर? c बाय a, m बाय 1, तो m बाय 1 तो m ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? 60, 12 पंजे 60, ठीक है। ये तो बहुत आसान सवाल था, ये तो हर एक बच्चे ने कर लिया होगा। मजा तब आएगा जब आप ये वाला सवाल करके दिखाएंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस जब आप ये वाला सवाल करके दिखाएंगे, फटाफट से मेरे को आंसर करो। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3a(x) ऐसा है, प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं आपके बेसिक तरीके से कि ax स्क्वायर, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इधर c की वैल्यू क्या आ जाएगी?
सी बाय ए क्या आ जाएगा, सी बाय ए जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, दिस बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है 2a स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी बोल दी इसने, 56। ठीक है, इसकी वैल्यू इसने बोल दी 56। ठीक है, तो मतलब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो क्या मिल जाएगा, ये 56 इस तरफ आ जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो चाहिए 110 का और डिफरेंस चाहिए 1 का, तो 11 और 10। ठीक है, प्लस 11 माइनस 10, साइन रिवर्स करूंगा, माइनस 11 प्लस 10, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5.5 और प्लस का 5। उसने स्पेशली बोला है ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब बताया था पॉजिटिव है, पॉजिटिव है अगर, तो ये नेगेटिव नहीं लेंगे हम, तो ए की वैल्यू आ गई 5। ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 5। ए की वैल्यू 5 आ गई आपके पास। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3ax, चलो इसकी बात करते हैं बाद में। ये सारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसने 56 बोला हुआ है आपको, तो ये तो डायरेक्टली 56 लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद माइनस 3a, ए की वैल्यू अभी क्या निकाली है आपने, ए की वैल्यू निकाली है आपने 5, तो ये हो जाएगा 15x। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन। इसके रूट्स क्या आएंगे, बड़े आराम से दिख रहे हैं, 7 8 आएंगे। डी ऑप्शन इज द आंसर। किसी ने किया था, अरे ये हुई ना बात। सारे बच्चे एक साथ इस सेशन को लाइक कर दें जिसने नहीं किया, और एक बहुत प्यारे सवाल की तरफ मूव कर रहे हैं हम। आपके सामने ये सवाल है, अब ये सवाल के अंदर क्या क्या इस्तेमाल किया गया, एक कोन इस्तेमाल किया गया और एक सिलेंडर इस्तेमाल किया गया। एक कोन और एक सिलेंडर। मैं आपको कोन और सिलेंडर के दोनों फॉर्मूलाज बता देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अगर इसका कोई कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे पूछे तो वो होता है 2 पाई आर एच। इसका टोटल सरफेस एरिया कोई पूछे आपसे तो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, और इसका वॉल्यूम कोई आपसे पूछे तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिमिलरली इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, लगाओ दिमाग फटाफट से। फटाफट करेंगे बच्चे, फटाफट। ये एग्जाम का सवाल है बिल्कुल, एसबीआई क्लर्क मेंस में ऐसे सवाल बहुत आपको देखने को मिलेंगे। चलो मेरी बात सुनो आप ध्यान से। वो क्या बोलता है, वो 3-4 चीजों के बारे में बोलता है। सबसे पहले कहता है हाइट ऑफ कॉन। हाइट ऑफ कॉन जो है वो 4% लेस है स्लैंट हाइट ऑफ कॉन से। स्लैंट हाइट ऑफ कॉन मतलब ये 4% लेस मतलब 1/25 लेस। मतलब अगर ये 25 है तो 25 पे एक कम यानी कि 24। ठीक है, अब अगर आप इसको वो करना चाहो कि भाई हम इसको मान लें 100x से 4% कम, 4x कम यानी कि 96x हो जाएगी वैल्यू। फिर आप काटोगे तो रेशियो आएगी घूम फिर के 24 और 25 ही। ठीक है, ये आएगी। तो वही मैंने डायरेक्टली कर दिया 4% की फ्रैक्शन 1/25। तो अगर मैं मान लूं कि ये वैल्यू 25x है तो ये वैल्यू 24x हो गई। जी बिल्कुल हो गई। आप सभी को पता है कि स्लैंट हाइट का स्क्वायर जो होता है वो हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आपको रेडियस का स्क्वायर निकालना है तो आपको स्लैंट हाइट के स्क्वायर में से हाइट का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। स्लैंट हाइट का स्क्वायर होगा 25 का स्क्वायर 625x स्क्वायर, और हाइट का स्क्वायर होगा 24 का स्क्वायर यानी कि 576x स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा बोलो, 49x स्क्वायर, और रूट करोगे तो आ जाएगा 7x। क्या आ जाएगी वैल्यू, 7x। रूट करते ही आ जाएगी वैल्यू 7x। ये तो फिर कौन की डायमेंशन आ गई सारी की सारी। अगर मैं यहां पे सिलेंडर की डायमेंशन निकालूं, कौन सीओ कर देता हूं मैं। ठीक है, और अगर मैं यही डायमेंशन सिलेंडर्स की निकालूं, सिलेंडर की हाइट चाहिए, सिलेंडर की रेडियस चाहिए, तो आगे क्या कहता है वो, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 40% मोर देन द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। 25 का 40% कितना होता है, 25 का 40% 10 होता है, 10 ज्यादा यानी कि 35x। 35x है हाइट ऑफ सिलेंडर। बढ़िया। और उसके बाद कहता है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 1/6 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ कोन है 24x, उसका 1/6 यानी कि 4x रेडियस है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई।
अब हमने बताना है वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसकी और पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इनकी रेशियो बतानी है मैंने, ठीक है। कॉन के लिए क्या है, कॉन के लिए हाइट क्या है और सब चीज देखो। कॉन की हाइट है 24 और रेडियस है 7, ठीक है, ये आपको पता है, हाइट है 24, रेडियस है 7। और अगर सिलेंडर का देखोगे तो हाइट है, रेडियस है 4 और हाइट है 35। बस इसको सॉल्व करना, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म, ये खत्म, ठीक है, ये सब, और x खत्म, x स्क्वायर खत्म, ठीक है। तो ये ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 7 स्क्वायर यानी कि 49 इंटू 8, और नीचे क्या बच गया 4 स्क्वायर यानी कि 16 इंटू 35। इसको कैंसिल कर दो, 8 दूनी 16, 5 7 पंजे 35, 7 7 जा 49। तो घूम फिर के 7/2 की वैल्यू आ गई। 7/2 ऑप्शन में है क्या कहीं? नहीं है बाबा। 7/10 आ रही है क्या? 7/10 आ रही है, 2 थोड़ी आ रही है। 7/10 यानी कि 0.7। ठीक है, इस सवाल को वो और अच्छा बना सकता था, पता क्या? इफ द फ्रैक्शन, इफ द रेशियो ऑफ सिलेंडर, वो क्या लिख देता? इज 0.n, ऐसे लिख देता। एग्जामिनर यही कर रहा है आजकल। इफ द फ्रैक्शन, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड सिलेंडर इज 0.n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर प्लस 10, ऐसा लिख देता आपके लिए। बस वो ऐसे खेल रहा है आजकल। ठीक है, तो 0.10 क्या वैल्यू आई है? 0.7। तो 0.7 को 0.n से इक्वेट कर दो, n की वैल्यू 7 आ गई, n की वैल्यू 7 आ गई तो 7 स्क्वायर 49 प्लस 10 59, ऐसे करके भी वो आजकल गेम प्ले कर रहा है। एक बहुत ही सुंदर डीआई आप सभी के सामने है, एक बार रीडिंग लो सारे के सारे बच्चे, वेजेस के ऊपर और नंबर ऑफ डेज के ऊपर। सबसे बड़ी बात है मेंस की डीआई, बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट नहीं है, एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल की है। एक बार रीडिंग लो सारे के सारे बच्चे। डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया या मैं कराऊं? बताओ। डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने सबने? चलो, अब आपको क्या देता है वो समझना मेरी बहन ध्यान से, क्या क्या दिया उसने। ठीक है, कहते हैं कंपनी 5 वर्कर्स को हायर करती है, 5 वर्कर्स जो जून के महीने में काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं। ठीक है, 30 वो वहां पे 30 डेज है सबके लिए जो काम करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद कहता है ईच वर्कर वर्क्स फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज फिक्स्ड फॉर देम एंड द आवर्स इज ऑल्सो फिक्स्ड, कि भाई उनको फिक्स है कि उन्होंने इतने घंटे काम करना है और इतने दिन काम करना है। कोई 10 दिन काम करता है तो कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, तो कोई 28 दिन, कोई 30 के 30 दिन, कोई 15 दिन, कोई 16 दिन, कोई 17 दिन, ऐसे फिक्स है उनका। और उन्होंने कितने कितने घंटे काम करना है ये भी फिक्स है उनका। ठीक है, पर आवर वेज हर एक की बराबर है। रेशियो ऑफ देयर वेजेस इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर टोटल आवर्स दे वर्कड इन द मंथ्स। ठीक है, जो उनकी रेशियो ऑफ टोटल आवर्स है ना बच्चे, वो सेम है। वो क्या कह रहा है कि कह रहा है कि जो टोटल घंटे वो काम करते हैं ना, वो सेम है। किसके सेम है? जो यहां पे जो वेजेस दी जाती हैं उसके। एंड उसने कहा है टी 14 दिन काम नहीं करता, टी के केस में 14 दिन, ई की वैल्यू 14 नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद कहता है टोटल वेजेस गिवन टू देम इज दिस। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं इन सब के सम को इक्वेट कर सकता हूं? 18 12 30 30 और 22 52 52 यूनिट को मैं इक्वेट कर सकता हूं क्या इससे? क्योंकि टोटल है 52x की वैल्यू।
तो यहां पे देखोगे आप तो 8 बार कटेगा, 800 आ गई x की वैल्यू, 800 आ गई x की वैल्यू, तो 9x की वैल्यू 9 इंटू 800, 10 इंटू 800, 9 इंटू 800, 12 इंटू 800, 12 इंटू 800। क्या हमको इतनी बात पता लग गई कि भैया इनको टोटल वेजेस इतने इतने मिलते हैं? ये बात तो फिक्स है, ये बात तो क्लियर है आपको, ठीक है। अब जो वो काम करते हैं उनको उसी हिसाब से वेजेस मिलती हैं, ठीक है। अब यहां पे ये नंबर ऑफ आवर्स जो उन्होंने काम किया एक दिन के लिए, वो ये यहां दिया गया है, और इधर दिया गया कितने कितने दिन इन्होंने काम किए। तो क्या किसी तरह की फॉर्मेशन से आप कोई और डेटा निकाल पा रहे हो कि क्वेश्चन शुरू करें? बताओ क्या कहते हो? निकाला किसी ने डेटा? निकाला किसी ने डेटा या उलझ गए हो? किसी ने क्रैक किया अभी तक? बच्चे कहते हैं क्वेश्चन शुरू करो। क्वेश्चन देखोगे पहला क्या है? फाइंड द पर डे वेज ऑफ क्यू। क्यू की पर डे वेज बताना। नहीं निकाल सकते ना, टोटल वेजेस आई हैं, तो मतलब डेटा निकल रहा है, डेटा निकल रहा है, डेटा क्रैक करना पड़ेगा। वेरी गुड। अब मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे निकाल पा रहे हैं, शाबाश। सर ई की वैल्यू 16 आ रही है, बहुत बढ़िया। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पे सारे के सारे बच्चों ने कुछ ना कुछ डेटा निकाल दिया है। देखो सीधी सी बात समझो यहां पे कि यहां पे नंबर ऑफ डेज के बारे में बात हो रही है कि सबने कितने कितने दिन काम किए। लेट मी एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन अगेन, और सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि कैसे चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपको बोल रहा है वो कि 5 वर्कर्स हैं, 30 दिन है, ठीक है। 5 वर्कर्स हैं, 30 दिन है, हमें यह बात पता है, ठीक है। हर एक वर्कर की इंडिविजुअली सबको बराबर पे किया जाता है, यह भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक बार रुकिएगा, एक बार एक कॉल आ रही है, छोड़ो बाद में करेंगे। हाँ जी। सो यहां पे कहता है कि हर एक की पर आवर वेज जो है सेम है, ठीक है। हर एक की जो पर आवर की जो वेज है वो सारे के सारे वर्कर्स के लिए सेम है, एंड रेशियो ऑफ देयर वर्कर्स, रेशियो ऑफ देयर वेजेस इज सेम एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टोटल वर्क आवर्स दे वर्क इन द मंथ, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपने इसको ऑपरेट करना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ना इस पूरे की पूरी सिचुएशन में वो ये है, ये वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के इस्तेमाल से हम डेटा निकाल सकते हैं यहां पे, ठीक है। इसी के इस्तेमाल से डेटा निकालेंगे। आपको पता है कि इनकी जो वेजेस की रेशियो है वो आपको यहां पे दी गई है 9x 10x 9x 12x 12x, ठीक है। कहीं कहीं पे वेजेस बराबर हैं, कहीं कहीं पे उसी हिसाब से डेटा दिया गया, आपस में रेशियोज बहुत प्यारी प्यारी निकल रही हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये पर्सन 8 डेज के लिए काम करता है और 12 आवर्स के लिए काम करता है, ठीक है। तो इनका अगर आप देखोगे तो टोटल आवर्स कितने आ गए? 12, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तीसरे केस में ये पर्सन 9 आवर्स के लिए काम करता है और 6 डेज के लिए काम करता है, तो टोटल कितना आवर्स आ गए इसके? 9c आ गए। बट अगर आप देखोगे ये दोनों वैल्यूज जो हैं 9x 9x बराबर है, इनकी 1:1 की रेशियो है। अगर 12a और 9c की रेशियो 1:1 है, मतलब ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं,
मतलब A बाय सी की रेशियो क्या आ गई, 3/4 आ गई। ये बात आप बोल सकते हो, सही बात है, बढ़िया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम A को लिख सकते हैं 3x और C को लिख सकते हैं 4x। क्या इतनी बात क्लियर है? एक ना मेरे को बार बार कॉल आ रही है बीच में, तभी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हूं, माफी चाहूंगा। A और C की वैल्यू 3x 4x है, ठीक है। ये आ गई वैल्यू 3x एंड 4x। अब कहां कहां C दिखाई दे रहा है, यहां पे भी दिखाई दे रहा है। 4x बाई 2 यानी कि ये हो गया 2x प्लस 5, ठीक है। ये इतनी बात मुझे दिख गई, मैंने लिख दी, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे देखो कि 9 इंटू 4x 12 इंटू 3x, ठीक है। आप ये 12 घंटे काम करते हैं, ठीक है। 3x के लिए काम करते हैं और 72 आवर्स इनको मिलते हैं, ठीक है। 3x लिख दो चाहे 3a लिख दो, 3a यहां पे ना कुछ और अल्फाबेट यूज कर लेते हैं हम ताकि ना दिक्कत ना आए। 3m और उसी हिसाब से 4m। और ये हो गया एक तरीके से 2m बाई 2, 2m बाई 5, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे सिमिलरली हम B जो है 25 डेज के लिए काम करते हैं, D जो है 24 डेज के लिए काम करते हैं। हम इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे अगर आप मूव करोगे तो ये दोनों वैल्यूज भी बराबर है, ये दोनों वैल्यूज भी बराबर है। अगर आप देखो ये 12x और यहां पे 12 दोनों बराबर हैं, तो D इंटू 24 अगर मैं कर दूं और 2m प्लस 5 इंटू ई कर दूं तो वो वैल्यू आपस में हम इक्वेट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही B इंटू 25 कर दूं और 9 इंटू 4m कर दूं तो B को भी हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी कंडीशंस एक तरीके से आपस से में को लिंक हो जाएंगी, एक तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इनको। सर थोड़ा दोबारा समझा देना, अरे अभी समझ नहीं आया आपको, मैं दोबारा बताता हूं, सुनो 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 सारे बच्चे सुनो दोबारा से। मुद्दा क्या है, उसने बोला है रेशियो ऑफ देयर वेजेस, कहता है जो पैसे हम बांटेंगे ना वो किस हिसाब से बांटेंगे, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टोटल आवर्स दे वर्कड इन अ मंथ। एक महीने में वो कितने घंटे काम करा है उन्होंने, उस हिसाब से बांटेंगे हम पैसे, ठीक है। एक पर्सन कितने दिन काम करता है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर नंबर ऑफ आवर से, तो मुझे पता लग जाएगा उसने कितने घंटे काम किया। और जैसे मुझे मिलेगा कितने घंटे उसने काम किया, तो बेसिकली मेरे पास रेशियो आ जाएगी एक कितने घंटे काम करने की। वो रेशियो जो है नंबर ऑफ वेजेस की रेशियो के बराबर है, वो आपको ये कह रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब वेजेस की रेशियो के बराबर है वो, तो एक दिन की वेजेस तो सबकी बराबर हो गई ना, उस हिसाब से एक दिन की वेजेस सबकी बराबर हो गई, तो उसी हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहां पे डेटा को। अभी बताओ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी से बताओ। उसके बाद सुनते जाओ ध्यान से, ए और बी की आपस में रेशियो जैसे अभी हमने निकाला था, ए और सी की रेशियो में पता लग गई थी कि कितनी है, 3:4 है, 3:4 है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम एक और चीज निकाल सकते हैं, ए और बी की रेशियो। कैसे पता लगेगा जी, वो पता लगेगा कि 12a काम करना, 25b काम करना, 12a 25b, इन दोनों की रेशियो क्या आएगी, जो इनकी वेजेस की रेशियो है। इनकी वेजेस की रेशियो क्या है, 9:10। क्या रेशियो है, 9:10। तो ये 12a बाई 25b विल गिव यू 9/10। 3 से काटोगे 3 बार कटा, 3 से काटोगे 4 बार, 5 से काटोगे 2 बार कटा, 5 से काटोगे 5 बार। a बाई बी की रेशियो क्या आ जाएगी, a बाई बी की रेशियो आ जाएगी 8/8। ये बराबर हो रही हैं वैल्यूज दोनों की दोनों, ए और बी बराबर ही हो रही हैं क्या वैल्यूज, नहीं 15/8 आएगी, 15/8, ठीक है, 15/8 आ गई वैल्यू। तो अगर 15/8 आ रही है वैल्यू, इसको 15 कर ले, इसको 15 कर लेते हैं, 5 से गुना कर दिया 15, और इसको 5 से गुना करेंगे तो 20। तो ए बी सी की वैल्यू इंडिविजुअली हमारे पास आ गई कि भाई ए बी सी की जो आपस में रेशियो है वो क्या है,
15 यूनिट या 15 m, और B जो है वो कितना है 8 m, और C जो है वो है कितना 20 m। क्या ABC आपस में पता लग गया कितना कितना? क्या ABC के बीच में आपस में पता लग गया क्या लिंक है? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात है। अब A का हो गया, B का हो गया, C का हो गया। अगर हम देखें, मान लो हम C और D को आपस में लिंक कर देते हैं, तो C और D के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि 9C इज इक्वल टू 24D। इक्वली 9C और 24D की रेशो निकाल सकते हैं हम। 9C एंड 24D की रेशो आ रही है कितनी? 9600 रुपए। ठीक, सॉरी यहां पे 9600 नहीं, 9:12, जिसको 3:4 लिख सकते हैं हम। तो 3 तिया 9, 4 का 6 गुना 24, ये 2 बार कट जाएगा। C बाई डी क्या आ गया? 2/1 आ गया। C बाई डी आ गया 2/1। तो D की वैल्यू उस हिसाब से 10 m आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? क्या इतनी बात क्लियर है? ABCD का आपस में पता लग गया? बिल्कुल पता लग गया। अब ABCD का आपस में पता लग गया तो E का भी पता लग जाएगा उसी हिसाब से। कैसे? आपको पता है कि यहां पुट कर दूं अगर मैं ABCD को, तो 15M, 8M, 20M। और D क्या आया था? 10M। ठीक है, ये सारी आ गई थी वैल्यू। C की वैल्यू आई थी 20M, तो C/2 क्या हो गया? 10M। 10M + 5। ठीक है, तो 10M × 24 इज इक्वल टू 10M + 5 × E। ठीक है, इसके बराबर है ये। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहां पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। बराबर क्यों बोला? बराबर का मुद्दा पता है? 12x 12x। ठीक है, तो इसको अगर आप देखो ध्यान से तो क्या मिलके आ रहा है आपको? क्या मिलेगा यहां से? यहां पे एक्चुअल में आपका जो एक्चुअल में ब्रेकर है इसका वो आएगा, यहां से टूटेगा ये। वेजेस सेम है इसकी, हाँ जी वेजेस सेम है इनकी आपस में। बट इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे मत करो इसको। 10M E 10M 24, 10M कॉमन 24 माइनस E बाय प्लस C 24 E। हाँ, इसको कॉमन मत निकालो यहां से। हाँ, एफिशिएंसी सेम है बच्चे इनकी सबकी। E डज नॉट वर्क फॉर 24, तो E की वैल्यू T डज नॉट, E की वैल्यू 24 नहीं आएगी, 14 नहीं आएगी। E इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है? कहां दिया हुआ है? क्या हम कोई लाइन मिस तो नहीं कर रहे? ये बच्चे E16 कह रहे हैं, कहां कह रहे हैं, किधर लिखा हुआ है? अब यार ये थोड़ा सा अजीब है ना, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको, थोड़ा सा अजीब हो गया ना ये। अब आप उसको 16 कह रहे हो, ठीक है, बट इसको लिखने का तरीका तो ये गलत है ना कि टी डज नॉट वर्क फॉर 14 डेज। इसको आइडियली कहना चाहिए था, इसको लिखने का थोड़ा और बेटर तरीका कहना चाहिए था। ये तो कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि ई की वैल्यू 14 नहीं हो सकती, 14 के अलावा कुछ और हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिखने का तरीका गलत है इसका। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ई की वैल्यू को हम 16 ले लें, अगर मान लो 30 दिन में से वो 14 दिन काम नहीं करेगा तो 16 दिन करेगा। ठीक है, 16 दिन करेगा। अगर ये 16 दिन करेगा, मैंने इसको यहां पे 16 लिख दिया, तो 16 और ये 8 से काटोगे 3 बार, 8 से कटेगा 2 बार। ठीक है, सो 30M इज इक्वल टू 10M + 5। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। सो
यहाँ पे 5 नहीं, सॉरी, ये आ जाएगी वैल्यू कितनी, इसको 2 से भी काट दो ना, यहां से 5 टाइम्स कट गया। सो 15m इज इक्वल टू 10m प्लस 5, तो 5m इज इक्वल टू 5, m की वैल्यू आ गई 1, m की वैल्यू आ गई 1, m की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, बढ़िया है जी। m की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये वैल्यू 15 आ गई, ये वैल्यू 8 आ गई, ये वैल्यू 20 आ गई, ये वैल्यू 10 आ गई, ये वैल्यू 10m यानी कि 15 आ गई, 10m प्लस 5 15 आ गई। ठीक है, तो 12 गुना 15 होता है, 12 दिन काम किया और 12 घंटे काम किया, 15 दिन तक काम किया, मतलब 180 घंटे काम किया। 180 घंटे काम करने के 7200 रुपए, तो 1 घंटे के 40 रुपए हो गए। 8 गुना 25 यानी कि 200 घंटे काम किया, 8000 को 200 से डिवाइड करोगे 40 रुपए हो गए। 9 का 180 से डिवाइड करोगे इसको, फिर 40 हो गए। 10 गुना 24 240 से इसको डिवाइड करोगे तब 40 रुपए हो गए। और 15 गुना 16 यानी कि 9600, यानी कि इसको डिवाइड करोगे 2400, तो अगेन हो गए। ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना मैं कहूंगा कि ना DI आसान थी, DI डुएबल थी, बट मैं सच बताऊं तो मैं भी इधर थोड़ा सा अटका। कारण बताऊं क्या, इस लाइन की ढंग से प्रेजेंटेशन नहीं थी, और इसके लिए कंटेंट राइटर को मैं बोलूंगा, क्योंकि पेपर में ऐसी दिक्कत नहीं आती, पेपर ज्यादा सही रहता है। तो P डज नॉट वर्क फॉर 14 डेज, तो इसका बेटर वो पता क्या होता है, ये इस तरीके से लिखने का मतलब होता है कि इसकी कोई इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन में मोस्ट प्रोबेबली x की वैल्यू 2 आएंगी, उसमें से 14 नहीं लेना। इसका क्लियर सेंस ये होता है। इसको ज्यादा मतलब बेटर रहता अगर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता, ठीक है, कि वो 14 डेज तक इनएक्टिव रहा एंड वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज, इस तरीके से लिखता तो ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, बाकी अगर इसको हम 16 लेंगे उसके बाद तो क्वेश्चन खत्म ही है एक तरीके से पूरा का पूरा। सर वेज सबकी सेम है, हाँ वो तो पहले लिखा हुआ, वेजेस सबकी सेम है। इसके 5 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं आपको मैं। पहला क्वेश्चन होमवर्क, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क, चौथा क्वेश्चन होमवर्क। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मेन तो डेटा निकालने का था इसका। 5वां क्वेश्चन होमवर्क। अभी हम टाइम है हमारे पास, तो अभी हम और पढ़ेंगे। जाना तो नहीं है कहीं पे, किसी की कॉल तो नहीं आ गई, किसी ने बुला तो नहीं लिया? क्वेश्चन करो फटाफट से, जल्दी से, एनर्जी कम नहीं पड़नी चाहिए। हाउ इज द जोश? सेशन को लाइक करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड स्टिल वाटर आपको दे दिया। बोट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ y किलोमीटर इन इतना टाइम टेकन अ बोट टू कवर 44.44% मोर डिस्टेंस इन स्टिल वाटर इन द डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम। देखो आप कहते हो सर आप रेशियो वाला अप्रोच मत लगाओ, कई बार कहते हो ना सर रेशियो लगेगा कि नहीं लगेगा मेंस में। आपके सामने है, कितना प्यारा लग रहा है इसके अंदर, नोटिस करो। डाउनस्ट्रीम क्या होता है? V प्लस एस, और अपस्ट्रीम ये स्टिल वाटर क्या होता है? V। तो V प्लस एस और V की रेशियो 13:11 है, और S की वैल्यू क्या आ जाएगी? घटाया 13 माइनस 11, S की वैल्यू आ जाएगी 2। तो V माइनस एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? V माइनस एस की आ जाएगी यहाँ पे 11 माइनस 13, 11 माइनस 2 यानी कि 9। सो पहले वो अपस्ट्रीम में जा रहा था, अब वो चाहता है जाना किसमें? स्टिल वाटर में। पहले वो अपस्ट्रीम में जा रहा था, अब वो जाना चाहता है स्टिल वाटर में। बच्चे मेरी बात सुनोगे ध्यान से, मेरी बात सुनोगे ध्यान से। पहले वो अपस्ट्रीम में जाना जा रहा था, अब वो जाना चाह रहा है स्टिल वाटर में। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस अब इस बार उसने कितना कवर करना है? डिस्टेंस कवर करना है 44.44%, यानी कि 4/9 मोर। यानी कि पहले अगर वो 9 कवर कर रहा था, अब 4 ज्यादा यानी कि 13 कवर करेगा। ठीक है, उसकी स्पीड के साथ क्या हो रहा है? अपस्ट्रीम की स्पीड क्या थी? अपस्ट्रीम की स्पीड क्या थी? 9, और स्टिल वाटर की है 11। तो स्पीड जो है वो 9 थी और हो रही है 11। ठीक है जी, बढ़िया।
तो डिस्टेंस को अगर मैं स्पीड से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे टाइम मिल जाता है, तो डिस्टेंस की रेशियो को स्पीड की रेशियो से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे टाइम की रेशियो मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम की रेशियो आ गई। पहले टाइम कितना लग रहा था, 8 घंटे, यानी कि 8 छिका 48, 480 प्लस 48 यानी कि 528 मिनट लग रहे थे पहले। सो 11 यूनिट की वैल्यू आ रही है 528 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 48 मिनट। 13 यूनिट की वैल्यू आएगी 13 गुना 48 मिनट, यानी कि 520 प्लस 104, 624 मिनट लगेंगे। अब 624 मिनट का मतलब क्या होता है, 600 मिनट मतलब 10 घंटे और 24 मिनट एक्स्ट्रा, तो 10 घंटे 24 मिनट लगेंगे टोटल भैया। अब मैंने तो, आप तो कहोगे सर प्री का क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन नहीं होता, प्री का क्वेश्चन बना देते हैं। बनाने के लिए बच्चे मैं भाई आपको बार बार बोलता हूं, रेशो को अपनी कमजोरी मत बताओ, बनाओ अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। रेशो को अपनी कमजोरी नहीं बनाना, रेशो को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। क्वेश्चन निपटाओ फटाफट से जल्दी से। 2 कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। निपटाओ जल्दी निपटाओ। कुछ भी नहीं है सवाल, ये ध्यान से देखो। 96 लीटर्स दिया है इसने पहले आपको। भाई आपके पास दो तरह के मिक्सचर्स हैं, एक मिक्सचर ए है, एक मिक्सचर बी है। ठीक है, मिक्सचर ए आपका 96 है टोटल, और जिसमें रेशियो जो है मिल्क वाटर की वो 5:3 है। मिल्क वाटर की रेशियो में फटाफट ब्रेक कर देंगे हम, 12 पंजे 60, 12 तिया 36, इतनी है। सही है। उसके बाद दूसरी तरफ 4:3 की रेशियो है, टोटल कंटेनर में जो रेशियो है वो वाई लीटर कह रहा है, तो 4:3 में 7 को 4:3 में ब्रेक कर सकते हो, बट इन्होंने ना आधा मिक्सचर ना निकाल दिया, तो 7 का आधा करोगे ना डेसिमल में चला जाएगा, तो इसको मान लो 14x। तो मिल्क वाटर कितना हो गया, 8x और 6x। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। ओके, अब सबसे पहले क्या किया, 25% पहले वाले का खत्म कर दिया। 25% मतलब 1/4 खत्म, इसका 1/4 खत्म हो गया। 1/4 खत्म हो गया मतलब 15 चला गया, इधर से 1/4 यानी कि 9 चला गया। ठीक है, तो इधर कितना बच गया, इधर 45 बच गया, और इधर कितना बन गया, 36 में से 9 गया, 27 बच गया। ठीक है, इतना मिल्क इतना वाटर, इसमें से आधा चला गया तो आधा बच गया, 4x और 6x। ठीक है, अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है 50% ऑफ द रिमेनिंग मिक्सचर ऑफ ए। 50% मतलब 22.5 इसका और 13.5 इसका लिया आपने, और वो ऐड कर दिया रिमेनिंग मिक्सचर ऑफ बी में, यानी कि 4x और 6x में ऐड कर दिया, और कहता है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर बी विल बी 15 लीटर्स मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमने यही बताना है भैया, ऐसे कहता है कि मिल्क ज्यादा हो जाएगा पानी से। मिल्क कितना हो जाएगा, 4x प्लस 22.5, मिल्क तो इतना हो गया। वाटर कितना है, वाटर है 6x, 3x नॉट 6x, 3x वाटर है, 3x प्लस 13.5। मुझे पता है आप यही सब कह रहे होगे कमेंट में, वो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं, मेरी दो आंखें हैं, टेंशन मत लो। 3x प्लस 13.5, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है आपके पास 15 लीटर। ठीक है, तो सॉल्व किया, इधर से वैल्यू आ गई x, इधर से वैल्यू कितनी आ गई 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू 6 आ गई, तो 14 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 84 लीटर होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। ठीक है, बोलो बोलो बाबा बोलो।
एक सवाल और करोगे बढ़िया सा, क्या थक गए? एक सवाल और करा दूं बढ़िया सा, थके तो नहीं हो? क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे, ये करके दिखाओ। पढ़ना जरा क्या दिया गया। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये सवाल जो है वेन डायग्राम का है, 3 लैंग्वेजेस की बात हो रही है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मान लो ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये पंजाबी है। कहते हैं सबसे पहले कि 370 लोग इंग्लिश बोलते हैं, 370 लोग तो इंग्लिश बोलते हैं, 370 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। फिर कहता है 65% लोग ऐसे हैं जो पंजाबी बोलते हैं, 65% लोग ऐसे हैं जो पंजाबी बोलते हैं। तो मान लो टोटल लोग इधर हमने मान लिए कि 100x है, तो 65x लोग जो है पंजाबी बोलते हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से हिंदी बोलने वाले कह रहे हैं कि भैया 80 लोग ऐसे हैं जो ना इंग्लिश बोलते हैं ना पंजाबी बोलते हैं। 80 लोग ऐसे हैं जो ना इंग्लिश बोलते हैं ना ही पंजाबी बोलते हैं, मतलब ओनली हिंदी बोलते हैं। मतलब ना ही वो इंग्लिश वाले सर्कल में आएंगे ना ही वो पंजाबी वाले सर्कल में आएंगे, तो बच गया हिंदी ओनली वाला। तो ओनली हिंदी 80 है। ठीक है, बढ़िया, सेटल है। हमने बताना डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु स्पीक ओनली हिंदी, जो कि हमें पता है 80, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश। तो मतलब अपना मुद्दा है कि ओनली इंग्लिश निकल जाए, इसको निकालना हमारा मुद्दा है। ये निकल गया, वो तो है ही ऑलरेडी हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है सवाल में सबको? ये बता दो, क्या सवाल में इतनी बात क्लियर है? कहीं से भी ये चीज पता लग जाए हम डांस करने लग जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक पंजाबी इज 20 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक पंजाबी इज 20 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। भाई पंजाबी बोलने वाले पता है आपको 65x है, तो ये 65x जो है ना, वो कह रहा है कि वो एक तरीके से 20 ज्यादा है उनसे जो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, पंजाबी वाले 20 ज्यादा है इंग्लिश बोलने वालों से, तो इससे 20 ज्यादा कर दो, 390 आ गई वैल्यू, 65x की वैल्यू आ गई। ठीक है, 65x की वैल्यू आ गई आपके पास, सॉल्व हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई, 100x की वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा सर्कल आ जाएगा। आ गया, ये पता लग गया। ये कैसे पता लगाओगे इधर वालों? ये कैसे पता लगाओगे बताओ? बोलो बोलो बोलो, जवाब दो। ये कैसे पता लगेगा जहां बिंदी लगाई है मैंने? तो फर्स्ट से नॉट पॉसिबल, फर्स्ट से नहीं हो रहा। जब तक ये नहीं पता लगेगा तुम्हें ओनली इंग्लिश नहीं पता लगेगा। खेलो खेलो खेलो, गलती कर दी, शुरुआत में ही गलती कर दी। कई बार हमको लगता है x की वैल्यू निकाल लेना ही हमारा सॉल्यूशन है। ना बाबा ना, ऐसे नहीं चलता। दूसरे पे आ जाओ। द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी is 30 less than the number of people who speak English and 50 less than the number of people who speak Punjabi। ठीक है, हिंदी वाले, पंजाबी वाले और सारे आ जाएंगे इससे। इससे पता क्या है, तीनों को लिंक कर दिया इसने, हिंदी बता दिया, पंजाबी बता दिया, इंग्लिश बता दिया, और यहां पे
पता क्या है, देखो अभी इसको देखोगे ना, 20 मोर वाला डिफरेंस था, उसके बाद इसने ये भी बोला है 30% स्पीक एग्जैक्टली 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड 160 स्पीक्स वो ऑल 3 लैंग्वेजेस। मतलब निकल के नहीं आ रहा, मैं यही कह रहा हूं, आपको ये पता लग जाएगा, बट इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलो ये पता लग गया। उसके बाद कहता है 30% जो है 2 तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, इन तीनों का सम पता लग जाएगा। बट वही बात है, अभी भी जब तक ये नहीं पता लगेगा, क्योंकि देखो आपको ये सारा सर्कल पता है, तो इसके अंदर का कुछ भी दे दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरा सर्कल ही पता है हमको। वो क्या कर रहा है, अंदर का सामान दिए जा रहा है, उसकी जरूरत ही नहीं है भाई बाहर का सामान निकालना है, तो अंदर का सामान दे दिया पूरा का पूरा। ये तीनों का पता उसने ये भी बता दिया, इन तीनों का सम कितना है। तो मान लो, अब सुनो ध्यान से मेरी बात, अगर मेरे को कोई ये बोल दे कि ये वैल्यू है आपके पास, ठीक है, ये वैल्यू है आपके पास, कितनी है, कितनी बोली इसने, तीनों वाली 160 तीनों वाली बोल दी इसने, ये 160 है, ठीक है, और आपको बता दिया इन तीनों का सम कितना है। इन तीनों का सम कितना बताया भैया, ये गुम क्यों हो जाता है बार बार। इन तीनों का सम बताया 30%, 30% 600 का, 600 आ रहा है ना, 30% 600 का आ रहा है, तो 30% 600 का कितना आ जाएगा, 180। इन दोनों का सम करूंगा तो मुझे ये पता लग गया, ये पता लग गया, ये पता लग गया, ये पता लग गया, बट स्टिल आप इसको तो अभी भी नहीं निकाल सकते। मान लो इस पूरी वैल्यू में से इसको घटा दोगे तो ये वाली वैल्यू एक्स्ट्रा ले लिया आपने, तो ये तो निकल ही नहीं रहा। अब बात करते हैं दूसरे से। दूसरे में कुछ खास नहीं है, दूसरे में तो कह रहा है कि हिंदी वाले 30 लेस हैं, इंग्लिश वाले यहां पे, मतलब बेसिकली इन्होंने तीनों का आपस में डिफरेंस दे दिया, तो तीनों की टोटल आ जाएगी, टोटल आ गई तीनों की। बट तीनों की टोटल से भी क्या निकाल लोगे। अगेन मुद्दा अभी भी यहीं फंस रहा है, ये नहीं निकल रहा टोटल से, और जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये नहीं निकलेगा, क्योंकि यही तो है एक्चुअल में। वो होता है ना जो दांत में कई बार थोड़ा सा धनिया फंस जाता है, ये वही धनिया है, ये निकल ही नहीं रहा। द आंसर इज नीदर, द आंसर इज नीदर 1 nor 2 इज सफिशिएंट। पूरी क्लास गलत, पूरी की पूरी क्लास खत्म, गलत। होमवर्क दिए थे आपको 5 सवाल, उन 5 सवालों के जवाब चाहिए। सेशन एंड करता हूं, मजा आया तो जरूर बताना, और एक कमेंट हर एक बच्चे से चाहूंगा मैं, सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। आपके पास अगर कोई ग्रुप ऐसा है, कोई चैनल ऐसा है जहां पे आप शेयर कर सकते हो, कर दो। आप स्टडीफाइड फैमिली का हिस्सा हो, अगर आपको लगता है कि आपकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जानी चाहिए जब भी कोई क्लास हो, आपको मेरी क्लास इंपॉर्टेंट लगती है, तो एक छोटा सा काम कर दो, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो साथ में, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि वही 2023 में सिलेक्शन दिलाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। इधर उधर से अगर आप इररेलेवेंट बिना काम की वीडियोस देखे जा रहे हो तो भैया आप अपने टाइम को किल कर रहे हो, अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो, वो नहीं करना है। पढ़ाई पे ध्यान रखो, ठीक है। आपको यहाँ पे मेंस की जिम्मेदारी मैंने ली है, मेंस मैंने क्लियर कराना है, कराया भी है, हजारों बच्चों को क्लियर करा रहे हैं, आपको भी कराएंगे, बट आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। मेन बात होती है कि आपको क्लास में वो पढ़ाया जाए जिसके साथ आप लिंक कर पाओ। अब करने को तो मैं यहां पे आपको क्लास में ये भी करा सकता हूं, ठीक है, मैं ऐसे लिख दूंगा वाओ। आप क्या कहोगे, आप कहोगे वाओ सर ये क्या करा दिया, क्या मजा सा आ गया, डिफरेंट सा देखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है, डिफरेंट। पेपर में नहीं आता ना, पर ये जो चीज हमें देख के अच्छी लगे वो पेपर में आनी जरूरी थोड़ी ना है। तो मेन बात है आपको वो पढ़ाया जाए जो देख के तो अच्छा लगे ही लगे, साथ में पेपर में भी आए, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं, टेलीग्राम चैनल पे सॉल्व कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मेहनत करते रहिए, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहिए, आपके आशीष सर आपके साथ हैं और हमेशा बने रहेंगे। मेंस हमारी जिम्मेदारी है। बाय बाय।